दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है कि एक परफेक्ट सोसाइटी को डिज़ाइन किया जा सके जिसमें हर जगह जो है वो लोग पीसफुल तरीके से रह रहे हो, जिसमें ट्रूथ को फॉलो किया जा रहा हो और मोरालिटी को लोग फॉलो करते हो, मोरल वैल्यूज़ लोगों में हो? या फिर हमें जो हमारी जो पॉलिटिक्स है, क्या उसे फिलोसफर्स के द्वारा रूल किया जाना चाहिए या फिर पॉपुलर चॉइस के थ्रू, मीन्स वोटिंग के थ्रू लोग डिसाइड करें कौन स्टेट को रूल करेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पोलिस्कोप। तो आज के सेशन में इन क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी के एक फाउंडेशनल थिंकर प्लेटो को, और जानेंगे इन क्वेश्चंस का आंसर प्लेटो की थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो प्लेटो एक एथेनियन फिलोसफर थे जो कि सोक्रेट के स्टूडेंट थे और एरिस्टोटल के टीचर थे। सोक्रेट यानी कि सुकरात के स्टूडेंट थे और एरिस्टोटल यानी अरस्तु के टीचर थे। सो प्लेटो को जो पॉलिटिकल थॉट्स के एक बड़े इवेंट ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था, जो इवेंट था ट्रायल ऑफ सोक्रेट। ट्रायल ऑफ सोक्रेट मीन जब सोक्रेट को सज़ा दी गई, मौत की सज़ा उनको जो है वो दी जाती है सुकरात को। एथेंस की डेमोक्रेटिक सिस्टम ने सोक्रेट को ना जहर पीने की सज़ा दी। वो इसलिए क्योंकि उनका ये मानना था कि जो सोक्रेट है, सुकरात है, ये जो लोगों को, खासकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनको भ्रष्ट कर रहे हैं, धर्म से उनको हटा रहे हैं, धर्म के पथ से उनको हटा रहे हैं। तो प्लेटो को जब इनको इसलिए इनको जो थी वो जहर पीने की सज़ा दी गई, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो प्लेटो के ऊपर जो ये जो इवेंट रहा सोक्रेट की डेथ का, क्योंकि उनके टीचर थे, उनको फॉलो करते थे प्लेटो, तो इस इवेंट का उनके ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। तो प्लेटो ने ये कंक्लूड किया कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये काफ़ी ख़राब है। उन्होंने रियलाइज़ किया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इरेशनल हो सकता है, हमेशा रेशनल हो, मतलब तार्किक हो, रीज़न के ऊपर काम करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है। प्लेटो कहते हैं कि ये जो मास ओपिनियन है ये हमेशा सही नहीं होता है। जो लोगों के डिसीजंस हैं, लोग डिसीजन से अपने वोटिंग के थ्रू कोई लीडर चुनते हैं, वो रूल करता है, बोलते ये एक सही इंसान को चुनेंगे, ऐसा जो है वो हमेशा सही नहीं होता है। इसके साथ साथ में उनका ये मानना था कि जो गवर्नेंस है इट शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज, कि नॉलेजफुल जो इंडिविजुअल्स है वही जो है उनको ही रूल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जो डेमोक्रेसी है दिस इज़ रूल ऑफ इग्नोरेंट हो जाएगा। मीन जहाँ पे इग्नोर्ड पर्सन है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, फिर वो रूल करेंगे। सो देयरफॉर पॉलिटिक्स नीड्स विजडम एंड नॉलेज, नोट्स ओनली वोट। सिर्फ वोट के थ्रू कि कौन मेजोरिटी में जीता है एक इंडिविजुअल, उसको आपने इलेक्ट कर लिया, उसको आपने अपना रूलर मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रूलर्स है, जो फिलोसफर्स है, वही होने चाहिए, मीन जिसके पास नॉलेज है। तो प्लेटो का एक सेंट्रल क्वेश्चन था, सेंट्रल क्वेश्चन क्या था इनका? जस्टिस का। ये जस्टिस के बारे में ये कहते हैं कि जस्टिस क्या है भाई। तो और इस क्वेश्चन के आंसर में अपने इस क्वेश्चन के आंसर को समझाने के लिए ना इन्होंने अपनी एक बुक जिसका नाम है द रिपब्लिक, तो रिपब्लिक में इस क्वेश्चन के आंसर को जो है एक्सप्लेन करते हैं कि जस्टिस क्या है। सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लेटो जस्टिस को समझने के लिए स्टेट को मॉडल बनाते हैं, कि स्टेट को समझना जरूरी है। प्लेटो कहते हैं कि इंडिविजुअल, उस स्टेट में रहने वाले इंडिविजुअल, उनको बाद में देखेंगे, पहले जो स्टेट है वहाँ पे क्या फिलोसफी चल रही है, स्टेट के लॉज किस तरह से है, आप स्टेट को समझिए, वहाँ की जो भी फंक्शनिंग है उसको समझ ली तो आपको समझ में आएगा कि सोसाइटी भी कैसी है। तो इसलिए प्लेटो कहते हैं कि स्टेट को मॉडल बनाते हैं, ना कि इंडिविजुअल को। तो प्लेटो का मानना ये है कि स्टेट जो है वो इंडिविजुअल का ही एक मैग्नीफाइड फॉर्म है, मतलब इंडिविजुअल ही एक बड़ा रूप है। स्टेट जो है इंडिविजुअल का एक बड़ा सा रूप है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस का मतलब क्या होगा? प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस का मतलब है एवरीवन डूइंग देयर ओन प्रॉपर फंक्शन, कि जो भी कोई है इंसान, वो सारे अपने अपने काम करें जो उनको नेचुरली दिए गए हैं, जो वो परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटीज़, वो उसको ही परफॉर्म करें, किसी दूसरे के काम में इंटरफेरेंस ना करें। इससे सोसाइटी में हार्मनी बनी रहेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, कोई इंटरफेयर क्या करता है एक दूसरे के काम में, एक अथॉरिटी दूसरे के काम में इंटरफेयर करता है, तो फिर जो है हार्मनी सोसाइटी की ब्रेक होती है और कन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सो इसको समझाने के लिए कि रोल्स क्या है, प्लेटो एक कंसेप्ट देते हैं साउल एंड स्टेट का, जिसे ट्रीपार्टाइट थ्योरी भी कहा जाता है। साउल एंड स्टेट क्या है कि जिस तरह से प्लेटो कहते हैं कि इंडिविजुअल में साउल के 3 पार्ट होते हैं,
जो हमारी आत्मा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसी तरह सोसाइटी भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सोसाइटी की भी 3 क्लासेज हैं। इंडिविजुअल की क्लासेज, इंडिविजुअल जो साउल पार्ट है उसमें 3 पार्ट्स कौन से हैं? रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट। रीजन मीन्स विजडम या नॉलेज किसी इंडिविजुअल का, ठीक है। एंड स्पिरिट में क्या आएगा? करेज, साहस जो है। एंड एपेटाइट मीन्स नीड्स क्या है, डिज़ायर्स के, कोई व्यक्ति किस काम को कर रहा है। ग्रीड मतलब एक तरह से लालच भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब नीड्स फुलफिल हो जाती है तो अब फिर उसके बाद में पर्सन ग्रीडी हो जाता है ना, लालच बढ़ने लगता है धीरे धीरे से, वो डिज़ायर जो है वो उसकी बढ़ने लग जाती है। तो ये कहते हैं कि ये हमारे पास में 3 वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से बोलते हैं सोसाइटी भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सोसाइटी की भी 3 क्लासेज है और ये है फिलोसफर किंग, ऑक्सिलरी मीन सोल्जर्स। फिलोसफर किंग का काम होगा रूल करना, सोल्जर्स का काम है प्रोटेक्ट करना। एंड जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये फार्मर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, इनका काम क्या है? फीड करना। ये जो अपर क्लासेस होगी इनको फीड करना है, ठीक है, सोसाइटी को इनको फीड करना है। तो प्लेटो यहाँ पे क्या कहते हैं कि सोसाइटी में जस्टिस तभी होगी जब ये तीनों फंक्शन, जो तीनों पार्ट्स हैं, 3 क्लासेस जो है, ये अपना अपना काम करें। फिलोसफर किंग अपना काम करे, आर्टिसंस अपना काम करे, सोल्जर्स अपना काम करे, कोई दूसरे के काम में इंटरफेरेंस ना करे, तभी सोसाइटी जो एक जस्टफुल सोसाइटी होगी, तभी सोसाइटी में जस्टिस मेंटेन रहेगी। और जस्टिस होती कब है? जब ये जो फिलोसफर किंग है, जब ये विजडम, नॉलेज जो है, रीज़न जो है, ये इन दोनों पार्ट्स को कंट्रोल करे। फिलोसफर किंग सोल्जर्स और प्रोड्यूसर को कंट्रोल करे। नॉलेज के थ्रू जो है वो हम अपनी स्पिरिट्स को, हमारे जो करेज है या फिर जो हमारी डिज़ायर्स है, जो नीड्स है, हम इनको कंट्रोल कर पाएँ। तभी कर पाएंगे जब नॉलेज होगा, विजडम होगा। अगर ये करते हैं कंट्रोल, तब ये जो है सोसाइटी में जस्टिस होगा। अगर इनमें से कोई ऊपर की क्लास में आता है तो फिर वो जस्टिस नहीं माना जाएगा, ऐसा मानना है प्लेटो का। तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो कंसेप्ट है फिलोसफर किंग, इसको हम जानते हैं कि फिलोसफर किंग क्या है। तो एक बड़ा सिंपल सा हमने यहाँ पे भी देखा फिलोसफर किंग का मतलब क्या होगा। प्लेटो का ये जो फिलोसफर किंग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। प्लेटो कहते हैं कि जब तक फिलोसफर्स रूल नहीं करेंगे या फिर जो रूल कर रहा है वो फिलोसफर नहीं है, उसके पास विजडम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तब तक सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। मीन्स फिलोसफर कौन होगा? जिसके पास नॉलेज है, जिसके जो सेल्फलेस है, मतलब अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, और जो गाइडेड बाय ट्रूथ है, मतलब जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, वही फिलोसफर किंग है। इसको समझाने के लिए एक और कंसेप्ट देते हैं यहाँ पे, एलिगरी ऑफ केव का, मतलब गुफा की कहानी। ये इसको, इस कंसेप्ट को फिलोसफर किंग को समझाने के लिए देते हैं। तो इस कहानी के अकॉर्डिंग क्या है कि सपोज एक कोई गुफा है जहाँ पे बचपन से कुछ लोगों को अपना बांध के रखा हुआ है, बंद करके रखा है गुफा के अंदर, जंजीरों से बंद के रखा है, या किसी भी तरह उनको गुफा से बाहर नहीं आने दिया जाता है। जहाँ पे उनके पीछे जो है वो एक अग्नि जो है प्रज्वलित रहती है, जिससे जो है लाइट भी हो रही है और उनको हीट भी मिल रही है। बोलते हैं कि इस यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इन जंजीरों से, गुफा के अंदर वाले पार्ट में जो लोग बंद हैं, वो उन लोगों को ना बचपन से ही बाहर से कुछ उनको परछाइयाँ दिखाई जाती है, जानवरों की परछाइयाँ या किसी और चीज़ की उनको परछाई दिखा रही है, और उनके लिए वही दुनिया है अब, ठीक है, वो उनके लिए वही दुनिया बन गई है, वो उस इल्यूज़न को ही सच मानते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि एक इंसान कभी जो है उसको बाहर निकलने का मौका दिया जाता है, वो बाहर निकलता है, बाहर की दुनिया को देखता है कि जो रोशनी है, जो हमें हीट है, वो सन से मिल रही है, बाहर नदियाँ हैं, पानी है, जानवरों को अपनी आंखों से देखता है, सिर्फ परछाइयाँ नहीं देख रहा वो, मतलब पूरी दुनिया को वो देख रहा है अपनी आंखों से। और जब ये सारा कुछ देखता है फिर वो वापस आता है अपने उस गुफा में, जो उसके पुराने साथी थे उनके पास, उनको वो बताता है कि दुनिया में किस तरह से है, दुनिया की सच्चाई उनको आगे दिखाता है। तो बोलते हैं कि जब ऐसा कोई व्यक्ति जो देखिए जिसने दुनिया को देखा हुआ है, मतलब जो सच्चाई से परिचित है, ही नोज़ द ट्रूथ, और वो वापस आया, सेल्फलेस है वो, अगर सेल्फलेस नहीं होता तो वो खुद एंजॉय करता उस लाइफ को, लेकिन वो फिर भी वापस आया अपने साथियों के पास, तो वो क्या होगा? सेल्फलेस। वो लोगों के पास आता है, उनको बताता है कि चलो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं, क्योंकि बड़ी सुंदर सी दुनिया है। लेकिन अब लोग जाएं चाहे ना जाएं, हम यहाँ पे बात करेंगे फिलोसफर किंग की, अब लोग जाएं चाहे ना जाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तो आया, मीन्स वो सेल्फलेस था, वो अपने मित्रों के पास आया, फ्रेंड्स के पास वो आया, उसको पता था सच्चाई का कि जो इल्यूजन्स हमें दिखाए जा रहे हैं, परछाइयाँ जो हमें दिखाई जा रही है, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई इससे काफ़ी अधिक जो है, इससे हटके है सच्चाई। तो ये पर्सन, ये क्वालिटीज़ है फिलोसफर किंग की, जो सच्चाई से परिचित है, जो सेल्फलेस है, अब उसके पास नॉलेज है,
क्योंकि उसने दुनिया देखी है तो उसके पास नॉलेज है। अब जो लोग जिनको लगता है कि रोशनी जो है, लाइट जो सिर्फ आग से ही मिल रही है, ठीक है, और आग उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो आग से डरते थे, हीट थी वहाँ पे, तो उसने बताया कि नहीं, ये हमारी फ्रेंड है और लाइट सिर्फ हमें आग से नहीं मिल रही, सूरज से भी मिल रही है। तो जब ये सच्चाई अब वो जानता है व्यक्ति, तो बोलते हैं कि उसको कहा जाएगा फिलोसफर किंग। तो ये कंसेप्ट है फिलोसफर किंग का, दिया गया प्लेटो के द्वारा। अब इसके बाद में हम देखते हैं रेडिकल रूल्स, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी। अब फिलोसफर किंग जो है, जिसके पास विजडम है, नॉलेज है, जो कंट्रोल कर रहा है लोगों को, वो कभी करप्ट ना हो जाए, इसके लिए प्लेटो जो एक बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स देता है, 2 रूल्स देता है जो काफ़ी स्ट्रेंज भी है। तो प्लेटो कहता है कि एक तो रूल होना चाहिए नो प्राइवेट प्रॉपर्टी का, और दूसरा होना चाहिए नो प्राइवेट फैमिली। कि जो फिलोसफर किंग है, रूलर्स के पास ना तो अपनी कोई बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और उसके पास कोई ऐसे धन संचय वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि वो स्टोर करे, अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करे, प्रॉपर्टी उसके पास होनी नहीं चाहिए, और फैमिली भी नहीं होनी चाहिए, मतलब वाइफ्स, बच्चे, ये सब नहीं होने चाहिए। तो बोलते जब व्यक्ति के पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर वो प्रॉपर्टी इकट्ठी भी क्यों करेगा? जब उसके बच्चे नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है, तो किसके लिए वो प्रॉपर्टी इकट्ठी करेगा? तो फिलोसफर किंग वो सबके साथ सबको अपना परिवार मानेगा। द होल स्टेट विल बी अ फैमिली फॉर हिम, है ना। सारा जो उसकी राज्य है, जो उसकी प्रजा है, वही उसका परिवार है, वही उसका घर है। वो लोगों के लिए सेल्फलेस तरीके से काम करेगा। तो मतलब यहाँ पे नेपोटिज्म की भावना तो आएगी नहीं, उसके अंदर कोई लालच नहीं होगा कि अपनी पत्नी के लिए जेवरात इकट्ठे करने हैं, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए उसको प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है। बोलते ये जब चीज़ें नहीं होंगी, जब उसकी फैमिली नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर वो सेल्फलेस तरीके से रूल कर पाएगा। तो आपको ये याद रखना है इसके द्वारा दिए गए 2 रूल्स। नेक्स्ट है एजुकेशन, द फिल्टर सिस्टम। प्लेटो के लिए एजुकेशन एक बैकबोन की तरह है स्टेट का। प्लेटो जो एजुकेशन को स्टेट का बैकबोन मानते हैं। प्लेटो मानते हैं कि एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए? टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, जो जिस लायक है उसको वो काम मिलना चाहिए, मतलब वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए, ठीक है। एंड एजुकेशन किस लिए होना चाहिए? मोरल कैरेक्टर को बिल्ड कर सके। दूसरा, इंडिविजुअल को ट्रेन किया जा सके ताकि वो रूलर्स बन सके, सो दैट दे बिकम रूलर्स। बेस्ट इंडिविजुअल को चुना जा सके। जब एजुकेशन होगा तभी तो हम उसमें मोरल वैल्यूज़ आएंगी, तभी तो उन वैल्यूज़ को डेवलप किया जा सकता है। तो ये एजुकेशन का पर्पस होगा। एंड इस एजुकेशन को अचीव करने के लिए भी उन्होंने स्टेजेस बनाए। उन्होंने बताया किन किन स्टेजेस में किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज यानी अर्ली एजुकेशन में वो बोलते हैं कि डिसिप्लिन बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, उनको फिजिकल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल पे उनको मैथ्स और लॉजिक जो है वो दिखाया जाना चाहिए, मतलब रीजनिंग उनकी स्ट्रॉन्ग हो सके, उनकी तर्क शक्ति जो है वो बढ़ सके, इसलिए उनको मैथमेटिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। देन आफ्टर फाइनल स्टेज में उनको दार्शनिक बनाया जाना चाहिए, मतलब दर्शन शास्त्र से उनको परिचय करवाना है, उनको दार्शनिक बनाना है। सो दैट तो बोलते हैं कि क्या होगा कि जो मोस्ट कैपेबल होगा, जो इन तीनों स्टेजेस को कंप्लीट करेगा, वही हाईएस्ट लेवल जो है वो कंप्लीट करने के बाद हाईएस्ट लेवल में पहुंच सकेगा, और वही बनेगा रूलर, वही बनेगा फिलोसफर किंग। सो प्लेटो का एक और रिवोल्यूशनरी आइडिया क्या था? वुमेन की एजुकेशन। तो प्लेटो मानते थे कि जो वुमेन्स है उनको भी एजुकेशनल का राइट मिलना चाहिए। सो दिस वाज द रिवोल्यूशनरी आइडिया एट दैट टाइम। नेक्स्ट हमारे पास में क्रिटिसिज्म भी होता है। बाकी थिंकर्स का जिस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया, उसी तरह से प्लेटो को भी क्रिटिसाइज़ किया गया, बिकॉज इट वाज नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ। सो प्लेटो को क्रिटिसाइज़ करने वाले तो सबसे मेन हम एरिस्टोटल को ही देखते हैं, जो खुद उनके स्टूडेंट हैं, मतलब उनके स्टूडेंट के द्वारा ही उनको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है सबसे पहले। तो क्रिटिसाइज़ के तौर पे, क्रिटिसिज्म के तौर पे एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ था एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, कि क्या एक ऐसी सोसाइटी हम डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ सब कुछ जो है वो परफेक्ट हो? तो यहाँ पे एरिस्टोटल कहते हैं कि ऐसी सोसाइटी जो है वो हम क्रिएट कर ही नहीं सकते। दिस टू परफेक्ट टू बी रियल इज़ नॉट पॉसिबल। जो यूटोपियन की बात करते हैं, यूटोपियन मतलब जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, ये काफ़ी परफेक्ट है, ये रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि भाई सब मोरल वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हो, जहाँ पे सच्चाई लोगों के बिहेवियर में हो, जहाँ पे पीसफुल तरीके से सारे लोग रह रहे हो। ऐसा बोलता है कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड इसके साथ में बोलते हैं कि जब आप बात करते हैं इस रूल की कि जहाँ पे लोगों के राइट्स लोग डिसाइड नहीं करेंगे,
मीन्स आप एक किसी इंडिविजुअल को जिसके पास नॉलेज है उसको आप जो है वो लीडरशिप सौंप रहे हैं। तो ये धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, जो फिलोसफर्स हैं वो क्या वो रूल कैसा बन जाएगा, वो टोटलिटेरियन सिस्टम बन जाएगा, जहाँ पे व्यवस्था जो है कुछ एक लोगों के पास में आ जाएगी और वो क्या कर सकते हैं, ह्यूमन फ्रीडम को कंट्रोल कर सकते हैं। सो एवरीथिंग अंडर द स्ट्रेट कंट्रोल एंड दिस इज़ मोनोटोनस, मतलब बोरिंग सा है। जब कोई इंडिविजुअल, क्योंकि हर इंडिविजुअल्स की जो है वो अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए फैमिली का होना भी ज़रूरी है एंड प्रॉपर्टी का होना भी ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि जब आप एक इंडिविजुअल को फ्री ही कर रहे हैं कि भाई किसी के पास फैमिली या प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तो उससे उसकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है वो बोरिंग सी हो जाएगी, मोनोटोनस सी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ह्यूमन्स कैन नॉट बी हैप्पी विदाउट फैमिली एंड प्रॉपर्टी। जब वो खुश नहीं रह पाएंगे तो फिर रूल भी कैसे कर पाएंगे अच्छे से। तो इन बेसिस पे जो है वो एरिस्टोटल जो है इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, अरस्तु के द्वारा इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। एंड देन आफ्टर मॉडर्न क्रिटिक्स की हम बात करें, कार्ल पॉपर जो है ये कहते हैं, इन्होंने तो प्लेटो को क्या कह दिया था, एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी जहाँ पे लिबर्टी है, फ्रीडम है, तो जहाँ पे लोग जो है अपने वोटिंग राइट्स के थ्रू जो है लीडर को चुन सकते हैं, तो बोलते हैं ये तो इन्होंने ख़त्म ही कर दिया, इस सोसाइटी को ही ख़त्म कर देंगे ओपन सोसाइटी को, कि जहाँ पे लोग डिसाइड ही नहीं कुछ भी कर पा रहे। आपने कुछ एक इंडिविजुअल को ही राइट्स सौंप दिए कि भाई वही रूल करेंगे, जो फिलोसफर्स है जिसके पास में नॉलेज है, विजडम है, जो मोरालिटीज़ को फॉलो करते हैं, वो मतलब कुछ ही एक इंडिविजुअल होंगे सोसाइटी में, कोई इंटरफेयर नहीं कर पा रहा है। जो सोल्जर्स हैं वो अपने ही काम कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स उनको आप पार्टिसिपेट नहीं करने दे पा रहे, उनको आप आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि इससे क्या होगा, एक मोनोटोनस सा सिस्टम रहेगा एंड ओपन सोसाइटी जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, खतरा पैदा हो जाएगा। एंड लास्ट में हम देखते हैं कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न क्या लिखता है कि प्लेटो हमें बताते हैं कि जो पॉलिटिक्स है ये सिर्फ एक जोक नहीं है, जहाँ पे आप जो है किसी इंडिविजुअल को बस वोटिंग के थ्रू जो है चूज़ कर रहे हैं, चाहे उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, मेजोरिटी से वो जीत जाता है इलेक्शंस को, ठीक है, किसी भी तरीके से वो जीत रहा है इलेक्शंस को। तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जोक नहीं है कोई जहाँ पे आप पूरे स्टेट को कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो इसलिए जो रूलर होना चाहिए वो उसके पास नॉलेज होना चाहिए एंड नॉलेज शुड गाइड पावर। नॉलेजफुल पर्सन ही पावर को एंजॉय करने के लायक होना चाहिए, कोई भी इंडिविजुअल नहीं है पैसे के बेस पे या फिर डरा धमका के जो है वोट गेन तो कर लिए। तो बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा ये बोलते हैं कि मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, मतलब मोरल वैल्यू जो है वो लीडरशिप में होनी चाहिए। जस्ट सोसाइटी इज़ वन वेयर पावर हैज़ विजडम, कि जो पावर है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं जिनके पास पावर है, उनके पास विजडम भी हो, नॉलेजफुल हो वो लोग। सोसाइटी फंक्शन बेस्ट व्हेन रूल्स आर क्लियरली मेंशन। सोसाइटी तभी अच्छे से काम करेगी जब सभी को अपने अपने रोल डिफाइंड है। जैसे ऑक्सिलरी है तो उनका काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम है। फिलोसफर्स का काम क्या है, जो फिलोसफर किंग है उसका काम क्या है, रूल करना है। एंड ट्रेडर्स या फार्मर्स या प्रोड्यूसर्स है उनका काम फीड करने का है। तो बोलते हैं कि ये काम इस तरह से होना चाहिए। एंड दे शुड बी कंट्रोल्ड बाय रीजन, एवरीवन इज शुड बी कंट्रोल्ड बाय रीजन। ये जो दोनों पार्ट है इनको कंट्रोल कौन करे, रीजन, मतलब विजडम, नॉलेज इनको कंट्रोल करे, तभी जो सोसाइटी है वो एक बेस्ट सोसाइटी बन पाएगी। तो इसके साथ में आज भी हम देखते हैं कि प्रेजेंट डे डेमोक्रेसी में जब हम वोट करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम एक फ़िलोसफर को चूज़ कर रहे हैं इलेक्शन में। आप जिसको वोट करें क्या वो फिलोसफर का मतलब है क्या उसके पास नॉलेज है, विजडम है, मोरालिटी है, क्या वो सच्चाई का साथ देने वाला है, या फिर बस आप एक गुड परफॉर्मर कि अपना वो अच्छे से परफॉर्म कर लेगा जो भी फंक्शन वो चाहता है। तो बोलते हैं कि सिर्फ इस बेसिस पे आप उसको चुन रहे हैं। तो ये था प्लेटो के व्यू पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप कौन सी वीडियो जो है नेक्स्ट चाहते हैं। इसके बाद हम जल्दी मिलेंगे आपके साथ में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।